नमस्कार राधे, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुबह दिन फाइनाइट एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 1 पीडियाट्रिक या चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग सेकंड के सिक्स सेमेस्टर की बात होने वाली है। इसमें यूनिट नंबर 1 के बारे में हम बात करेंगे। यूनिट का नाम है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। अब एक बात और बता दूं, इसका फर्स्ट पोर्शन है या फर्स्ट पार्ट है वो पहले हो चुका था। कौन सा? कार्डियोवास्कुलर कार्डियोवास्कुलर एंड जेनिटो यूरिनरी सिस्टम का हो चुका था। अगर इसको नहीं देखा हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी या कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। आप में से कोई भी अगर देखा हो तो वो आप कमेंट कर दो, उसकी लिंक वो मिल जाएगी, वो आप देखें। और देख लिया तो अच्छी बात है। आज हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ बात करते हैं या सेकंड पोर्शन की तरफ हम बात करते हैं, जिसमें हम देखेंगे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम एंड सेकंड इज नर्वस सिस्टम की जो भी डिजीज आपके सिलेबस में दी गई है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले तो हम बात करते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, या जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन सी डिजीज आती है, पहले तो ये बात आती है। तो देखो, फर्स्ट आता है क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट हो गया, कोरोनल एट्रेसिया हो गया, टीईएफ एंड ईए, ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला, जो कि हमने रेस्पिरेटरी में पढ़ लिया 5th सेमेस्टर में। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, उस सिलेबस में था। उस सिलेबस मतलब कि 5th सेमेस्टर के सिलेबस में आपको दे रखा था। पाइलोरिक स्टेनोसिस हो गया, जीईआरडी आपके सिलेबस में नहीं है अभी। ठीक है, तो ये कुछ डिजीज है जो हम बात करते हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। फर्स्ट डिजीज आती है क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट की हम बात करें तो पहले तो हम देखते हैं कि जो क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट होता है ये कंजेनाइटल डिजीज होती है, कंजेनाइटल एनोमली होती है। क्या होती है? कंजेनाइटल एनोमली होती है। ठीक है, मतलब कि बचपन से होती है बीमारी, एक्वायर्ड नहीं होती है। ठीक है सर। क्लेफ्ट लिप की हम बात करते हैं पहले। देखो, क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट है वो दोनों दोनों एक साथ होते हैं, मतलब मोस्टली एसोसिएटेड विथ टुगेदर। अगर क्लेफ्ट लिप है तो उनके मोस्टली चांसेस है कि क्लेफ्ट पैलेट भी होगा। ठीक है, उस पेशेंट के। तो दोनों क्या है, डिजीज टुगेदर या टुगेदर एसोसिएटेड होती है, एक साथ एसोसिएटेड होती है। पहले हम देखते हैं क्लेफ्ट लिप के बारे में। क्लेफ्ट लिप, लिप मतलब कि होठ। होठ क्या हुआ? कटा हुआ है, मतलब कट, थोड़ा सा कट लगा हुआ है। क्लेफ्ट लिप फेलियर ऑफ द फ्यूजन ऑफ अपर लिप ड्यूरिंग फीटल लाइफ। तो फीटल लाइफ के दौरान, जब फीटल बनता है तो उसके दौरान अपर लिप में, पूछ ले कौन से लिप में, तो ये अपर लिप में होता है, ना कि लोअर लिप में। पहली चीज हो गया। सेकेंड इज, वैसे तो क्लेफ्ट लिप है वो बाईलेटरल हो सकता है, बाई लेटरल भी हो सकता है एंड यूनिलेटरल भी हो सकता है। बाईलेटरल मतलब कि दोनों साइड, मतलब, और यूनिलेटरल मतलब कि एक साइड। ठीक है, मोस्टली लेफ्ट लिप में देखा जाता है, मोस्टली लेफ्ट साइड में देखा जाता है। ठीक है, ज्यादातर चांसेस रहते हैं, मैक्सिमम चांस लेफ्ट लिप के। इसमें होता क्या है कि जैसे ये सपोज ये हो गया, होट हो गया, ठीक है, लिप हो गया, तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो जाता है, सेप्टम बन जाता है, सेप्टम या गैप बन जाता है होट में या लिप में। ठीक है, अपर साइड। अपर, अगर यूनिलेटरल है तो ज्यादा चांसेस किसके हैं, लेफ्ट साइड के। लेफ्ट साइड सेप्टम होगा, लेफ्ट साइड गैप होगा, लेफ्ट पैलेट, लेफ्ट लिप में होगा। और अगर बाईलेटरल है मतलब कि दोनों साइड है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। क्लेफ्ट पैलेट है तो इसकी हम बात करें तो इसमें वही फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट, या तो हार्ड पैलेट में या फिर सॉफ्ट पैलेट में। आपने एनाटॉमी पढ़ रखा है हार्ड पैलेट के बारे में, तो उसमें प्रॉब्लम देखने को मिलेगी किसकी, फेलियर ऑफ फ्यूजन की। ईटियोलॉजी बात करते हैं, होता क्यों है ये, तो होता इसलिए सर, एक तो जेनेटिक प्रॉब्लम होती है सर। ये क्या होती है, जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, हमने पढ़ रखा था जेनेटिक्स में भी, ये आपने एग्जाम्पल बताया था। फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी के कारण होता है। क्यों? अगर इसकी कमी है तो हमें क्या करना चाहिए, प्रेगनेंसी के टाइम पर ही हमें क्या है, फोलिक एसिड को एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहिए। इसकी डोज अप्रोप्रिएट होती है। ठीक है, 400 डोज आपको बताया था मैंने आपको। मेटरनल इन्फेक्शन रूबेला, CRS, कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम पढ़ा था हमने 5th सेमेस्टर में, पीडिया फर्स्ट में। ड्रग इंटेक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान कोई ड्रग ले रही हो मदर। मेटरनल स्मोकिंग एंड एल्कोहल हो गया। पुअर एंटीनेटल केयर, ये इसके कारण हो सकते हैं, जिससे ये डिजीज हो सकती है, कोज हो सकते हैं। फिर हम आगे देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स के बारे में, क्या क्या सिम्टम्स एंड साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। तो अब देखो, आप खुद इमेजिन करो, उसका क्या है कि लिप एंड पैलेट दोनों में प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट तो फीडिंग में प्रॉब्लम आएगी सही तरीके से, फिर नियर बाय मतलब कि सकिंग,
सकिंग नहीं कर पाएगा तो डिफिकल्टी इन फीडिंग हो गई। नेजल रिगर्गिटेशन ऑफ मिल्क, जो भी अगर मिल्क जा रहा है तो वो वापस से आ जाएगा बाहर। चोकिंग ड्यूरिंग फीडिंग, फीडिंग के दौरान चोकिंग हो जाएगा। रिकरेंट ईयर इन्फेक्शन, स्पीच प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि बोल नहीं पाएगा, बोलने में पेलेट काम करते हैं आपको बताओ तो, हेल्प करते हैं पेलेट। फेशियल डिफॉर्मिटीज होगी, ये उसको सिम्टम्स देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ और ऐड कर सकते हो आप डिस्फेजिया। कौन सा? डिस्फेजिया। डिस्फेजिया मतलब क्या होता है? निकलने में दिक्कत, स्वेलोविंग, डिफिकल्ट इन स्वेलोविंग, सकिंग में प्रॉब्लम होगी, ओरल हाइजीन इंपेयर्ड होगी, ओरल हाइजीन नहीं कर पाएगा सही तरीके से। डायग्नोसिस के लिए हम क्या करेंगे? तो डायग्नोसिस के लिए हम करेंगे सर फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे बर्थ के टाइम पर, फिजिकल एंड हिस्ट्री कलेक्शन हो गया। सेकंड हो गया एंटीनेटल अल्ट्रासाउंड, यूएसजी कर पाएंगे। इसी के साथ साथ हम एक्सरे, एक्सरे एंड सीटी स्कैन। सीटी स्कैन किसका? स्कल का। एक्सरे भी किसका कराएंगे? स्कल का कराएंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखो आप। हो गया। आगे मैनेजमेंट कैसे करें? मैनेजमेंट के लिए असिस्ट पेरेंट्स इन फीडिंग टेक्निक, असिस्ट पेरेंट्स इन फीडिंग टेक्निक, क्योंकि फीडिंग की टेक्निक बहुत सारी होती है, जैसे कटोरी स्पून हो गया, ठीक है, इधर से पिजन बोतल हो गया, पिजन बोतल हो गया, कटोरी स्पून हो गया, और रबर टिप स्पून होता है। ये सब इनडायरेक्ट चीज़ें होती हैं जो कि फीडिंग में काम ली जाती है, तो इनसे फीडिंग करा सकते हैं, इनकी हेल्प से। दूसरा है मेंटेन ओरल हाइजीन, ओरल हाइजीन मेंटेन करेंगे। प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर, प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर मतलब कि कोई ना कोई तो सर्जरी हुई है। अब कौन सी सर्जरी हुई है अभी बताते हैं आपको। चिलियोप्लास्टी, कौन सी? चिलियोप्लास्टी। इसमें करते हैं ये करते हैं सर क्लेफ्ट लिप में। क्लेफ्ट लिप में कौन सी सर्जरी करते हैं? चिलियोप्लास्टी करते हैं। तो ऑपरेटिव केयर हो गई, इमोशनल सपोर्ट हो गया, प्रॉपर पोजीशन ड्यूरिंग फीडिंग, फीडिंग के दौरान प्रॉपर पोजीशन दो। ठीक है। अवॉइड डायरेक्ट फीडिंग, अवॉइड डायरेक्ट फीडिंग कब? जब अगर सर्जरी हो गई है तो उसके बाद में डायरेक्ट फीडिंग नहीं करानी है। ठीक है। ऑब्जर्व फॉर एस्पिरेशन, क्योंकि इसमें क्या है, रिस्क ऑफ एस्पिरेशन होता है फीडिंग के दौरान, तो उसको ऑब्जर्व करना है। सर्जिकल रिपेयर अराउंड 3 मंथ, क्लेफ्ट लिप है तो क्लेफ्ट लिप का अप्रोप्रिएट टाइम होता है 3 महीने का, और क्लेफ्ट पैलेट है, इसकी सर्जरी का टाइम होता है 9 से 18 महीने की। ठीक है, ये एक वैसे तो एज सुन एज पॉसिबल, जब भी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसकी सर्जरी करवाओ, लेकिन अगर फिक्स टाइम बताए आपको तो मोस्टली 3 महीने में, 3 से 6 महीने के अंदर ये सर्जरी करवा दो आप। ठीक है, यहाँ तक हमने बात कर ली। और क्या बताया आपको? और ये बताया कि जैसे जो सर्जरी कराते अपन, वो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी होती है। कौन सी सर्जरी होती है? रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी होती है, जो हमने एमएसएन में पढ़ रखा है। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी पढ़ाया था मैंने आपको, यूनिट नंबर आई थिंक 5 यूनिट थी एमएसएन सेकंड में। ठीक है ना। आगे चलते अपन, नेक्स्ट डिजीज आती है हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। हाँ, एक बात और कि हाँ, पेलेट की नहीं बताया ना मैंने आपको। पेलेट में क्या होता है? पेलेट में कौन सी सर्जरी कराते हैं? पेलेटोप्लास्टी, पेलेटोप्लास्टी सर्जरी। तो पेलेट क्लेफ्ट पेलेट में और क्लेफ्ट लिप में चिलियोप्लास्टी, कौन सी सर? वो कराते अपन चिलियोप्लास्टी। ठीक है, चिलियोप्लास्टी कराते हैं। हो गया। अब ये हो गया एक ईयर इन्फेक्शन, मैंने आपको बताया था कि कौन सा ईयर इन्फेक्शन होता है, यहाँ पे बताया था ना ईयर इन्फेक्शन। ईयर इन्फेक्शन, तो ईयर इन्फेक्शन ओटाइटिस मीडिया, कौन सा? ओटाइटिस मीडिया, मिडिल ईयर में इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लामेशन। ठीक है। अब पढ़ते अपन हाइपरट्रोपिक स्टेनोसिस, पाइलोरिक स्टेनोसिस। अब पहले तो आप स्टेनोसिस का मतलब बता दो होता क्या है। स्टेनोसिस पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको स्टेनोसिस क्या होता है। स्टेनोसिस का मतलब बता दो क्या होता है स्टेनोसिस। बिल्कुल, सभी का सही क्या होता है? नेरो। अब देखो, पहले हम डायग्राम बना लेते हैं अच्छा सा। ये डायग्राम हो गया स्टोमक का। ठीक है, यहाँ पे इंस्पेक्टर होता है, इसोफेजियल इंस्पेक्टर होता है, और जो यहाँ पर है, यहाँ पर होता है पाइलोरिक। ठीक है, इतना आपको पता है। यहाँ पे क्या होता है? पाइलोरिक होता है, यहाँ पे इसोफेजियल इंस्पेक्टर होता है। छोड़ो इसोफेजियल को, यहाँ पे इनकी बात नहीं कर रहे अपन कर रहे हैं पाइलोरिक की, क्योंकि डिजीज का नाम ही क्या है? पाइलोरिक स्टेनोसिस, हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। अब पाइलोरिक स्टेनोसिस मतलब कि पाइलोरिक क्या हो गई? स्टेनोसिस मतलब कि नेरो हो गई। क्यों हुई है? क्योंकि वहां पर क्या हो गई? हाइपरट्रोफी हो गई। क्या हो गई? हाइपरट्रोफी हो गई। अब देखो, ठीक है, अब देखो सुनो, यहां पर हुआ क्या? जो आपके क्या थी? पाइलोरिक थी, पाइलोरिक स्फिंक्टर था, वो क्या हो जाता है? नेरो हो जाता है। क्यों होगा नेरो? क्योंकि यहां पर क्या हो जाता है? हाइपरट्रोफी हो जाता है। क्या हो जाता है? ये हो गया हाइपरट्रोफी। अब हाइपरट्रोफी हो गया, हाइपरट्रोफी हो गया तो नेरो हो गया, नेरो हो गया तो जो भी यहाँ पे हम खा रहे हैं, जो भी हम खाना खा रहे हैं, सामान जा रहा है, वो नीचे जाएगा लेकिन कम जाएगा, कम जाएगा। अगर ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हाइपरट्रोफी हो जाती है, अगर ज़्यादा हाइपरट्रोफी हो जाती है तो जा ही नहीं पाएगा।
जा ही नहीं पाएगा तो क्या देखने को मिलेगा, ये पूरा भर जाएगा खाने से, पूरा फुल भर जाएगा। तो फुल भर जाएगा, निकलेगा कहाँ से, वापस से ये ऊपर की साइड जाएगा, ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा, और वापस से ऊपर की डायरेक्शन जाएगा तो वोमिटिंग होगी। वोमिटिंग कौन सी होगी, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होगी। प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग क्या होती है, फोर्सफुली वोमिटिंग होती है, क्योंकि यहाँ पे फुल भर गया भाई, स्टोमक फुल भरा हुआ है, स्टोमक फुल भरा हुआ है, वो कहीं से तो निकलेगा, निकलेगा तो वो डायरेक्ट बाय माउथ निकलेगा, बाय माउथ निकलेगा तो वोमिटिंग होगी। वोमिटिंग कौन सी होगी, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होगी। पहली चीज हमने देख ली कौन सी, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। चलो स्टार्ट करते हैं ये हाइपरट्रोपिक डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। कंजेनिटल कंडीशन इन विच पाइलोरिक मसल्स बिकम थिकन कॉजिंग गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। ओके, जो भी गैस्ट्रिक है वो ज़्यादा था उसमें ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगी वो। इटियोलॉजी होता क्यों है ये, कंजेनिटल हाइपरट्रोपी ऑफ पाइलोरस। यहाँ पर क्या हो जाए, पाइलोरस हो जाए, हाइपरट्रोपी हो जाए। मोर कॉमन इन मेल इन्फेंट्स, ज़्यादातर मेल इन्फेंट्स में देखने को मिलता है ये। फर्स्ट बोर्न चाइल्ड में ज़्यादा देखने को मिलेगा ये। ठीक है, क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स हो सकते हैं इसके, तो क्लिनिकल फीचर्स में फर्स्ट आ गया प्रोजेक्टाइल एंड नॉन बायलस वोमिटिंग। अब नॉन बायलस का क्या रोल है भाई, आप बोलोगे सर प्रोजेक्टाइल का तो मतलब समझ में आ गया, फोर्सफुल्ली वोमिटिंग करा दी, लेकिन नॉन बायलस का मतलब जिसमें बाइल नहीं है, जिसमें बाइल क्या हो गया, एब्सेंट, बाइल एब्सेंट है, वो क्या होगी, नॉन बायलस होगी। अब बाइल एब्सेंट हो गई भाई, देखो यहाँ से नीचे जाने के बाद में फिर वो गोल ब्लैडर टाइप आता है, उसके बाद में बाइल से मिलता है ये, लेकिन अभी तक मिला ही नहीं, अभी तो स्टोमक का रोल है भाई। बाइल डक्ट है, बाइलरी डक्ट है, गोल ब्लैडर है, लीवर है, उन वो तो अभी तक आया ही नहीं। वो किस में आएंगे, वो जैसे ही यहाँ पर क्रॉस होगा उसके बाद में यहाँ पर मिलेंगे वो। ठीक है, यहाँ पर मिलेंगे, लेकिन यहाँ इससे पहले ही क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। तो नॉन बायलस है जिसमें बाइल एब्सेंट है, बाइल एब्सेंट है तो नॉन बायलस वोमिटिंग करेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो सर आगे। अभी हंगर आफ्टर वोमिटिंग, भाई जब पूरी वोमिट कर देगा वो जो भी खाया है पूरा निकाल देगा तो भूख तो लगेगी, डिहाइड्रेशन होगा और वेटलेस होगा, वेट लॉस होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आता है डायग्नोसिस में। डायग्नोसिस में और यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन ऐड कर सकते हो आप। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, और डिहाइड्रेशन है तो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इंबैलेंस हो जाएगा। इसमें देखने को मिलेगा आपको ओलिव शेप्ड मास, यहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स में लिख दो ओलिव शेप मास भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब डायग्नोसिस में क्या आएगा, डायग्नोसिस में वही अल्ट्रासाउंड करवाएंगे अपन। पाल्पेबल ओलिव शेप मास, पाल्पेट करने पर ओलिव शेप मास की फील होगा। ठीक है, यहाँ तक होगी। आगे चलते अपन मैनेजमेंट क्या करें, तो मैनेजमेंट एनपीओ कर दो भाई, कुछ भी मत खिलाओ उसको, क्या करो, कुछ भी मत खिलाओ। ठीक है, क्योंकि खिलाएंगे तो वो वोमिटिंग करेगा, आगे जा ही नहीं पा रहा वो। ठीक है, तो एनपीओ कर दिया हमने। इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बेलेंस थे तो आईवी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स करेक्शन करो सबसे पहले। सर्जरी करेंगे, सर्जरी का नाम होता है पाइलेरो मायोटोमी। क्या होता है, पाइलोरो मायोटोमी, पाइलोरो मायोटोमी होती है। तो हाँ, अब कर दी। अब क्या क्या केयर दे सकते हैं अपन उसको, केयर के लिए अपन मॉनिटर हाइड्रेशन स्टेटस, मेंटेन आईवी फ्लूइड, पोस्ट ऑपरेटिव ग्रेजुअल फीडिंग एंड पेरेंट रीएश्योरेंस। ठीक है, एजुकेशन वगैरह देंगे पेरेंट्स को। इसी के साथ साथ हम कर सकते हैं CRTS। CRTS मतलब कि कंटिन्यूस राइल्स ट्यूब सक्शन, कंटिन्यूस राइल्स ट्यूब सक्शन, सक्शन करवाते रहेंगे ताकि वोमिटिंग वगैरह नहीं हो। एंटीमेटिक्स दे सकते हैं हम। ठीक है, एंटीमेटिक्स दे सकते हैं, प्रोकाइनेटिक्स भी दे सकते हैं हम इसमें। ओके, आगे आता है हर्चुस्प्रुंग्स डिजीज। हर्चुस्प्रुंग्स डिजीज, तो सर अब हर्चुस्प्रुंग्स डिजीज क्या होती है, हर्चुस्प्रुंग्स डिजीज क्या होती है, इसी को अपन एक और नाम देते हैं कौन सा, मेगा कोलोन। मेगा कोलोन, देखो इसमें होता क्या है, अभी डायग्राम से समझेंगे, ये भी सभी चीज डायग्राम से समझेंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, रटने की कोई जरूरत नहीं है। हर्चुस्प्रुंग्स डिजीज, नाम है हर्चुस, यहां से देखो हर्चुस्प्रुंग्स डिजीज, हर्चुस्प्रुंग्स डिजीज, इसी को अपन एक और नाम देते हैं मेगा कोलोन। ठीक है, अब मेगा कोलोन हो गया, एक और बोलते हैं इसको ए गैंग्लियन, ए गैंग्लियोनिक, क्योंकि इसमें गैंग्लियन क्या होता है, एब्सेंट होता है, तो ए गैंग्लियोनिक भी बोलते हैं हम इसको, ए गैंग्लियन। ठीक है, तो इस डिजीज के ये नाम हो गए। कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ ए गैंग्लियोनिक सेल इन कोलोन कोजिंग इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, क्या हो जाता है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। स्टोमक से आगे गए, स्टोमक से आगे गए हम, तो हमें क्या देखने को मिलता है, स्टोमक से हम आगे गए, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद में आता है लार्ज इंटेस्टाइन, तो लार्ज इंटेस्टाइन है वहां पे होता है कोलोन। तो कोलोन होता है, कोलोन भी कौन सा, कोलोन में भी अगर हमें पूछे तो वो कोलोन देखने को मिलेगा सिग्मोइड, सिग्मोइड कोलोन, सिग्मोइडल कोलोन में देखने को मिलेगा ये। ठीक है, अब चलो डायग्राम बना देते हैं सर।
तो देखो ये तो हमारा क्या हो गया, स्टोमक हो गया, स्टोमक से गया, स्टोमक से ये हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये यहाँ पर आया, ये हो गई लार्ज इंटेस्टाइन। चलो ठीक है, कुछ ऐसा क्या रहता है, स्टोमक रहता है, और यहाँ पर ये हो गया रेक्टम और एनस हो गया। ठीक है, अब सुनो, इसमें क्या हुआ, जो ये पोर्शन था यहाँ पर, ये वाला पोर्शन, इसमें क्या हो गया, एक गैंग्लियोनिक हो गया, मतलब कि गैंग्लियन क्या हो गया, गैंग्लियन, गैंग्लियन, गैंग्लियन क्या होता है पहले तो ये बताओ, नर्वस सिस्टम होता है, नर्व वगैरह, तो वो क्या हो गया, एब्सेंट हो गया, एक गैंग्लियोनिक हो गया, गैंग्लियन क्या हो गया, एब्सेंट हो गया, एब्सेंट हो गया पहली चीज। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा मेगा कोलोन, क्या होगा, मेगा कोलोन, क्यों होगा अभी देखो, ये क्या है, सिग्मोइड कोलोन है, तो यहाँ हो गया एक गैंग्लियोनिक। ठीक है, और यहाँ पर जब प्रॉब्लम हो जाती है, यहाँ पर जब क्या हो जाती है, यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है, तो जो क्या है हमारा सामान है जो हमने खाया है वो निकल नहीं पाता है, क्या नहीं पाता है, वो निकल नहीं पाएगा, सामान बाहर नहीं निकल पाएगा, तो यहाँ पर इसके ऊपर क्या हो जाएगा, इसकी साइज है वो लार्ज हो जाएगी, इसकी साइज क्या हो जाएगी, लार्ज साइज हो जाएगी, कोलोन की साइज लार्ज हो जाएगी, मतलब कि बड़ी हो जाएगी साइज, तो उसी लार्ज साइज को हम नाम देते हैं मेगा। ठीक है ना, मेगा, और किसकी साइज हुई है, कोलोन की तो हो गया मेगा कोलोन। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, साइज क्या हो गई, लार्ज हो गई साइज, तो इसी को हम नाम देते हैं एनलार्ज साइज हो गई इंटेस्टाइन की, प्रोक्सिमल इंटेस्टाइन की जब साइज क्या हो जाती है, इनलार्ज हो जाती है, तो उस और उसकी शेप, साइज और शेप दोनों क्या हो जाते हैं, इनलार्ज हो जाते हैं, तो उसे हम नाम देते हैं मेगा कोलोन। ठीक है, डायग्राम समझ में आ गया, ये डायग्राम जरूर बना लेना ताकि आपको ये डिजीज समझ में आ जाए। अब इसको पढ़ते अपन, होगा क्या, इसमें क्या सिम्टम देखने को मिलेगा, डिलेड पास्ट ऑफ मेकोनियम, जो कि फर्स्ट स्टूल होता है, वो वैसे तो नॉर्मली किसमें 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर वो क्या हो जाता है, पास हो जाता है। ठीक है ना, 24 से 48 घंटे, या फिर इससे जल्दी भी वो पास हो सकता है, लेकिन ये तो मैंने हाईएस्ट बताया कि 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर वो पास हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, डिलेड हो जाएगा, मेकोनियम एब्सेंट हो जाएगा। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन होगा, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से सामान बाहर ही नहीं जा रहा। ठीक है सर, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा और वोमिटिंग होगी। ठीक है, डिस्टेंशन एंड वोमिटिंग होगी, और मेगा कोलोन आपको देखने को मिलेगा। मैनेजमेंट क्या करें इसका, डायग्नोसिस की बात करते हैं तो डायग्नोसिस में वही हम पहले तो हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, एक्सरे कर सकते हैं अपन, मेगा कोलोन देखने को मिलेगा जिसमें। और अगर कंफर्मेटरी डायग्नोसिस पूछे आपसे तो कंफर्मेटरी डायग्नोसिस होता है रेक्टल बायोप्सी, रेक्टल बायोप्सी। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं एक्स्ट्रा जो आप लिख लो, रेक्टल बायोप्सी है वो कंफर्मेटिक डायग्नोसिस होता है, इसका हर्चुस ब्रोंक्स डिजीज का। ठीक है, मैनेजमेंट की बात करते हैं, मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, न्यूट्रिशनल सपोर्ट देंगे, सर्जिकल रिमूव ऑफ अफेक्टेड सेगमेंट, जहां भी क्या हुआ है, प्रॉब्लम हुई है, जैसे यहाँ पर प्रॉब्लम हुई है, ठीक है ना, यहाँ पर प्रॉब्लम हुई है, तो इसका हम क्या है, सर्जरी कर सकते हैं। यहाँ पे कौन सी सर्जरी करेंगे, कोलोस्टोमी करेंगे, क्योंकि कोलोन है तो कोलोन का क्या है, कोलोस्टोमी करेंगे, काट देंगे पहले तो उसको अलग कर देंगे और वापस से उसमें ऐड कर देंगे, टेम्पररी क्लोजिंग कर देंगे। फिर मॉनिटर बाउल पैटर्न कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा चेक करेंगे, मेंटेन न्यूट्रिशन हो गया, पोस्ट ऑपरेटिव बाउल केयर देंगे, पेरेंट एजुकेशन देंगे, तो ये इसका क्या हो जाता है, मैनेजमेंट हो जाता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ साथ हम क्या दे सकते हैं, हम लग्जेटिव दे सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए हम लग्जेटिव दे सकते हैं, जैसे एनीमा हो गया, लग्जेटिव में क्या हो गया, एनीमा हो गया, और लेक्टुलोज, लेक्टुलोज हो गया, ये हम उसको ट्रीट कर सकते हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए। ठीक है सर, आगे चलते हैं, नेक्स्ट डिजीज आती है एनोरेक्टल माल फॉर्मेशन, एनोरेक्टल माल फॉर्मेशन। देखो ये भी बहुत प्यारी डिजीज है, इसको भी हम डायग्राम समझेंगे। पहले डेफिनेशन देखो, कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ और एबनॉर्मल ओपनिंग ऑफ एनस। ठीक है, अब वही डायग्राम लेकर आते हैं पर पहले चलो एक बार समझ लेते हैं क्या क्या, चलो सुनो, पहले हम डायग्राम देखते हैं। ये था हमारे पास डायग्राम, अब ये मेगा कोलोन वगैरह को तो हटा देते हैं, चलो हटो, मेगा कोलोन हट जाओ, अरे सॉरी। ठीक है, ये मेगा कोलोन वगैरह साइड में हट गया। देखो ये तो होता है क्या, नॉर्मल एनस की बात हो गई, ये क्या है, नॉर्मल क्या हो गया, एनस हो गया, लेकिन हुआ क्या, इस प्रॉब्लम में हुआ क्या, एनोरेक्टल माल फॉर्मेशन में एनस में प्रॉब्लम हो गई, नॉर्मल जो ओपनिंग थी वो ओपनिंग या तो एब्सेंट है या फिर एबनॉर्मल है। हुआ क्या, जैसे अब यहाँ पे देखते हैं अपन, उसमें क्या होता है, इसकी ये किससे मिल जाता है, इसमें फिस्टुला हो जाता है, फिस्टुला हो जाता है किसका, ये गया एनस, एनस को हटाओ, हुआ इसको भी हटा दो,
अभी हमने एनएस को हटा दिया, देखो साइड में एनएस को हटा रखा है। अब इसमें हुआ क्या, यहाँ पे होती है, सॉरी, यहाँ पे होती है क्या, किडनी, ठीक है, किडनी से ये आ गया और ये होता है ब्लेडर, ये हो गया, ये हो गया किडनी और यूरिनरी ब्लेडर और यूरिथ्रा वगैरह हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो इसमें होगा क्या, जो हमारे पास क्या था, एनस था, एनस क्या है, इससे मिल जाता है यूरिनरी यूरिनरी ब्लेडर में, इसकी क्या हो जाती है, ओपनिंग हो जाती है। एबनॉर्मल ओपनिंग किस में हो जाती है, यूरिनरी ब्लेडर में हो जाती है, या तो यूरिनरी ब्लेडर में होगी, यूरिनरी ब्लेडर में हो सकती है, या फिर यूरिथ्रा में भी हो सकती है, ठीक है ना, या तो यूरिनरी ब्लेडर में होगी यहाँ पर, या फिर यूरिनरी ब्लेडर में ना होकर यूरिथ्रा में भी हो सकती है इसकी ओपनिंग, किसकी, एनस की। ये कंडीशन होती है एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन, ठीक है, वही आपको यहाँ डेफिनेशन में लिख रखा है, कंजेनाइटल एब्सेंस और एबनॉर्मल ओपनिंग ऑफ एनस, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स क्या देखने को मिलेगा, नो एनल ओपनिंग, क्यों, क्योंकि इसकी ओपनिंग है नहीं, वो तो किससे मिल गया है, तो वो मिल गया सर यूरिनरी ब्लेडर से या फिर यूरिथ्रा से, फिस्टुला हो गया है। फेलियर टू पास स्टूल, अब स्टूल कैसे पास करेगा, वो स्टूल पास कर ही नहीं सकता, वो अगर करेगा तो किस में आएगा, वो बाय यूरिथ्रा, ठीक है ना भाई। उसकी जब ओपनिंग ही किस में हो गई है, यूरिनरी ब्लेडर में या फिर यूरिथ्रा में हो गई है, तो यूरिन के साथ उसमें मेकोनियम देखने को मिलेगा, ठीक है, लिख सकते हो आप और भी कि मेकोनियम मिक्स यूरिन लिख दो, ठीक है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, यूटीआई हो सकती है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकता है। डायग्नोसिस के लिए हम करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन एट बर्थ एंड एक्सरे एंड अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी वगैरह हम कर सकते हैं, एमआरआई वगैरह भी हम करवा सकते हैं। अब इसका क्या करें, मैनेजमेंट भी तो करेंगे, मैनेजमेंट के लिए हम करेंगे मेंटेन फ्लूइड एंड न्यूट्रिशन, फ्लूइड एंड न्यूट्रिशन कर दिया। अब इसकी तो बस एक ही चीज़ है क्या, सर्जरी, सर्जरी के लिए अपन कोलोस्टोमी करवा सकते हैं, और इस सर्जरी कोई ये तो क्या हो गया, टेम्पररी हो गया कोलोस्टोमी तो, लेकिन अगर हम कन्फर्मेटरी परमानेंट वाली देखें तो परमानेंट के लिए होता है एनोप्लास्टी, एनल की है भाई, एनल की है तो क्या हो गया, एनोप्लास्टी, एनोप्लास्टी सर्जरी करवाएंगे हम, स्टोमा केयर देंगे सर्जरी के बाद में, मेंटेन हाइजीन, प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर देंगे, एंड फैमिली काउंसलिंग कराएंगे, ठीक है ना, हो गई बात समझ में आ गई। ये तो क्या डाइजेस्टिव सिस्टम या गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम की बात। अब नेक्स्ट जो हमारा इसमें पोर्शन था कौन सा, नर्वस सिस्टम का, उसकी डिजीज की बात कर लेते हैं। फर्स्ट डिजीज आती है स्पाइना बिफिडा, स्पाइना बिफिडा या फिर स्पिना बाइफिडा, स्पाइना बाइफिडा कंजेनिटल डिफेक्ट इन विच न्यूरल ट्यूब डज नॉट क्लोज कंप्लीटली। अब हमने जेनेटिक्स पढ़ी थी, जेनेटिक्स फिफ्थ सेमेस्टर में, सॉरी फोर्थ सेमेस्टर में जो जेनेटिक्स पढ़ी थी, उसमें भी मैंने आपको ये पॉइंट लिखवाया था, या फिर ये पूरा का पूरा हमने पोर्शन पढ़ा था। कौन सा पोर्शन था, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट नाम से का टॉपिक आया था, उसमें हमने स्पाइना बिफिडा को पढ़ा था। इसमें क्या होता है, जो न्यूरल ट्यूब होती है नर्वस सिस्टम में, जो न्यूरल ट्यूब होती है उसमें डिफेक्ट पाया जाता है, वो कंप्लीटली क्लोज नहीं होती, वो पूरी तरीके से क्लोज नहीं रहती है, उसमें कुछ ओपनिंग रह जाती है, ओपनिंग रह जाती है, उसके कारण स्पाइना बिफिडा नाम की प्रॉब्लम होती है। अब इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है और क्यों देखने को मिलता है ये, तो फर्स्ट है क्यों देखने को मिलता है, एटियोलॉजी की बात करते हैं तो फोलिक एसिड डेफिशिएंसी मोस्ट कॉमन अगर हमसे कारण पूछे तो वो आता है फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। सेकंड इज जेनेटिक फैक्टर हो गया, मैटरनल डायबिटिक एंड एंटी इप्लेटिक ड्रग्स अगर कोई ले तो ये तो हो गया इसका एटियोलॉजी कारण हो गया। क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या देखने को मिलेगा, सेक लाइक स्वेलिंग ऑन बैक, ठीक है, जो इसकी स्पाइन होती है पीछे बैक होता है, तो यहाँ पर क्या है उसको सेक लाइक देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर कुछ सेक लाइक देखने को मिलेगा, ठीक है, जो बैक होता है उसमें सेक लाइक स्वेलिंग पाई जाती है, सेक होगा वहाँ पर स्वेलिंग भी हो सकती है। दूसरा है वीक एंड या पैरालाइज लोअर लिम्ब, जो लोअर लिम्ब होते हैं, लोअर लिम्ब का मतलब कि पैर हो गया भाई, लोअर लिम्ब क्या हो गया, लोअर एक्सट्रीमिटीज क्या हो गया, जो पैर है लोअर लिम्ब है, वहाँ पर क्या देखने को मिलेगा आपको, पैरालाइज्ड या कमजोर देखने को मिलेगा। दूसरा है लॉस और ब्लेडर एंड बाउल कंट्रोल, ब्लेडर पर, यूरिनरी ब्लेडर पर, और जो बाउल है, बाउल मूवमेंट है उस पर, दोनों पे कंट्रोल नहीं रहेगा, कंट्रोल नहीं कर सकता, मतलब वो यूरिन को और स्टूल पास आउट को वो कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। डायग्नोसिस के लिए हम करेंगे एंटीनेटल यूएसजी, ताकि पहले ही पता चल जाए, फिर हम उसको ट्रीट कर सके। रेस्ट मेटरनल एएफपी, ठीक है, और एमआरआई एंड सिटी स्पाइन की, इसकी स्पाइन की, क्योंकि यहाँ पे क्या है स्पाइन में प्रॉब्लम होती है, इसलिए नाम इसका रख दिया क्या, स्पाइनल, स्पाइना बिफिडा। मैनेजमेंट के लिए आता है सर्जिकल रिपेयर करेंगे हम, क्या करेंगे, सर्जरी करेंगे, फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी से भी ये ट्रीट हो सकता है।
ब्लैडर एंड बाउल केयर करेंगे, ब्लैडर एंड बाउल केयर करेंगे क्योंकि उसका कंट्रोल नहीं है तो केयर कर सकते हैं। नर्सिंग केयर में आता है प्रोटेक्ट सेक फ्रॉम इन्फेक्शन, जो भी बैक पर जो भी क्या था सेक था उसका क्या करेंगे, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करेंगे। प्रॉपर पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, फॉर कंफर्टेबल। स्किन केयर देंगे, पेरेंट्स को एजुकेशन देंगे ताकि प्रॉब्लम ना हो आगे, और कुछ अगर सिम्टम्स देखने को मिलता है तो हमें जल्दी बता दें। अगली डिजीज आती है हाइड्रोसिफेलस। क्या आती है? हाइड्रोसिफेलस। हाइड्रोसिफेलस में क्या होता है? तो सर हाइड्रोसिफेलस में देखने को मिलता है कि जो उसकी क्या है, आईसीपीए इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। एमएसएन में पढ़ा था सर, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत चीजें वही है, सेम है। आईसीपी में देखने को मिलेगा हाइड्रोसिफेलस इज ए कंडीशन इन विच एक्सेस सीएसएफ, सीएसएफ इंक्रीज हो जाएगा। सीएसएफ एक्यूमुलेट इन द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन। अब वेंट्रिकल्स क्या होता है ब्रेन के, ब्रेन में वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं, बताया था मैंने आपको एमएसएन में। अब ये तो यानी कि अभी आपको बताने बैठे क्योंकि आपने एनाटॉमी में पढ़ रखा है, ठीक है, एनाटॉमी में पढ़ रखा है और एमएसएन में पढ़ रखा है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा होता है लीडिंग टू इंक्रीज आईसीपी एंड एनलार्ज ऑफ द हेड इन इन्फेंट। इन्फेंट का हेड है वो एनलार्ज हो जाता है, ठीक है। आईसीपी इंक्रीज हो जाती है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ठीक है। हमने बताया था 20 to 29 नॉर्मल आईसीपी कितनी होती है, 20 to 29 बताया था आपको रेंज, एमएसएन में याद हो तो, ठीक है। और सीएसएफ वो एक्यूमुलेट हो जाता है एक्स्ट्रा एक्सेस अमाउंट में, तो ये होता है हाइड्रोसिफेलस की कंडीशन। इसके कारण की हम बात करें कॉजेज क्या होता है, ये एटियोलॉजी तो कंजेनिटल ब्रेन मालफॉर्मेशन, जो ब्रेन है वो सही तरीके से डेवलप ना हुआ हो, फॉर्मेशन ना हुआ हो। मेनिंजाइटिस हो सकता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजियस, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज ब्लीडिंग होगी किसमें, अगर प्रीमेच्योर बेबी, प्रीटर्म बेबी में। ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, स्पाइना बिफिडा हो सकता है जो हमने देखा। इन्वेस्टिगेशन क्या कराए, इन्वेस्टिगेशन के लिए हम करवाएंगे हेड सर्कमफ्रेंस मेजरमेंट, क्योंकि जब हमने पीडीआई की फर्स्ट क्लास ली थी उसमें आपको लिखाया था हेड सर्कमफ्रेंस में कि इससे हम पता कर सकते हैं ब्रेन के डेवलपमेंट के बारे में, और हाइड्रोसिफेलस भी आपको बताया था उसी में। क्रेनियल अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, फंडोस्कोपी, ये हम क्या कराएंगे, इन्वेस्टिगेशन कराएंगे इसके लिए। मैनेजमेंट क्या करें, मैनेजमेंट के लिए हम करेंगे, फर्स्ट आता है मेजर हेड सर्कमफ्रेंस डेली, जो भी हेड सर्कमफ्रेंस होती है, ठीक है, कितनी होती है नॉर्मल हेड सर्कमफ्रेंस, आप कमेंट करो जल्दी से। कमेंट कैसे करोगे, पहले लिखोगे आप क्या, एच सी, फिर लिखो आप आगे कितनी है, ठीक है। और चेस्ट सर्कमफ्रेंस भी कमेंट कर दो, दोनों लिख दो, और कितने ईयर में दोनों इक्वल हो जाती है वो भी लिखना है आपको। ऑब्जर्व साइन ऑफ आईसीपी इंक्रीज, अगर आईसीपी इंक्रीज है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज है, तो इसका मतलब क्या है, हाइड्रोसिफेलस हो सकता है, तो वो पहले मैनेज कर लो आप, मेंटेन उसको उसको मैनेज कर लो, ऑब्जर्व कर लो। मेंटेन हेड इन मिडल लाइन, मिड लाइन, हेड को मिड लाइन में रखना है और उसको हेड को 30 डिग्री पर एलिवेट करना है, यानी कि उठाना है थोड़ा 30 डिग्री पर। स्ट्रिक्ट एसेप्सिस ड्यूरिंग संट केयर, इसमें वीपी संट नाम का आपने सुन रखा है, लास्ट सेमेस्टर में एमएसएन में पढ़ा था मैं, वीपी संट, वीपी संट पढ़ा था, आपको पता हो तो कि जो सीएसएफ एक्सेस हो जाता है उसको हम क्या कर देते हैं, एब्डोमेन में करते हैं, कैविटी में, ठीक है ना, वो बताया था वीपी संट पूरा आपको। उसमें ईयर के पास में वो लगता है वाल्व, बताया था ना आपको, वही चीज़ है। उसको असेप्टिक टेक्निक के थ्रू करो, मॉनिटर संट फंक्शन एंड इन्फेक्शन, सपोर्ट पेरेंट्स एंड प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन, ओके। आगे आता है आपके पास नेक्स्ट डिजीज सेरेब्रल पाल्सी। तो सेरेब्रल पाल्सी क्या होती है, सेरेब्रल पाल्सी क्या होती है, इसमें क्या होता है, हाइपोक्सिया हो जाता है। सेरेब्रल पाल्सी में क्या देखने को मिलता है, सडन सेरेब्रल हाइपोक्सिया विल इंडिकेट अल्टरनेशन इन रेस्पिरेशन, ठीक है, ये देखने को मिलता है इसमें। तो सेरेब्रल पाल्सी इज एन नॉन प्रोग्रेसिव मोटर या मोटर डिसऑर्डर कॉज्ड बाय डैमेज ऑफ डेवलपिंग ब्रेन लीडिंग टू एबनॉर्मल मूवमेंट, पोस्चर एंड मसल टोन, ठीक है, ये देखने को मिलेगा इसमें। क्या क्या, ब्रेन का सही तरीके से डेवलपमेंट नहीं हुआ है और डैमेज हो सकता है, ओके। डिलेड डेवलपमेंट होगा इसमें। और क्या देखने को मिलता है, जो रिफ्लेक्स आते हैं, जो बच्चों में रिफ्लेक्स होते हैं, जो हमने पढ़ा था रिफ्लेक्स, वो देरी से आएंगे, रिफ्लेक्स आएंगे वो ज़्यादा टाइम तक रहेंगे, मतलब कि परसिस्ट रह सकते हैं वो रिफ्लेक्स, परसिस्ट फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। दूसरा जो भी माइलस्टोन होता है, माइलस्टोन, माइलस्टोन क्या है, वो रिसीव डिले, ठीक है। तीसरा है डेवलपमेंट है वो डिले हो जाएगा, ठीक है। और जो मोटार फंक्शन होता है, जो मोटार फंक्शन होता है वो क्या हो जाएगा, अल्टर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखें तो वही आगे देखो, माइलस्टोन डिले हो गया, एबनॉर्मल मसल टोन हो गया, मतलब कि हाइपर या हाइपोटोनिया हो जाएगा, मसल टोन है वो इंक्रीज हो जाएगी या कम हो सकती है, एबनॉर्मल होगी मतलब नॉर्मल से। पुअर पोस्चर एंड बैलेंस, बैलेंस नहीं बना पाएगा वो, फीडिंग डिफिकल्टी होगी उसको, स्पीच प्रॉब्लम होगी, सीजर्स कॉमन है ही, सीजर्स तो देखने को मिलेगा, ठीक है। और
मतलब वो आवाज़ निकालने लग जाएगा ऐसे ठीक है, ऐसे आवाज़ निकालेगा वो बच्चा। अ, ठीक है, ऐसे। इन्वेस्टिगेशन के लिए हम करेंगे डेवलपमेंट असेसमेंट करेंगे उसका, एमआरआई या सीटी ब्रेन करवाएंगे, हिस्ट्री ऑफ बर्थ इंसल्ट, ठीक है, ये हम करेंगे। मैनेजमेंट क्या करें सर इसका? मैनेजमेंट में साफ लिख रखा है नो परमानेंट क्योर, अर्ली मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट। इसका इलाज नहीं है परमानेंट, इसको क्या है जल्दी से मैनेज कर लो, बस ये इंपॉर्टेंट है। फिजियोथेरेपी करवा सकते हैं हम इसकी, ठीक है, ताकि मूवमेंट इंप्रूव हो सके, प्रिवेंट प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्शन, ताकि जो भी सिम्टम्स है, जो भी हमने सिम्टम्स देखे ये, इनमें क्या हो, सुधार आ सके। जैसे स्पीच है, स्पीच प्रॉब्लम हो रही है, स्पीच प्रॉब्लम हो रही है तो इसका क्या करेंगे, फिजियोथेरेपी कराएंगे, उसकी प्रैक्टिस कराएंगे बोलने की। डाउन सिंड्रोम में भी हमने देखा था वही चीज़ है। एंटीप्लेटिक फॉर सीजर, सीजर आया जो कि कॉमन चीज़ है, वो उसके लिए अपन एंटीप्लेटिक देंगे। स्पीच थेरेपी कराएंगे ताकि सही तरीके से बोल सके, प्रैक्टिस कराएंगे बार बार। न्यूट्रिशन देंगे, एडिक्वेट एंड बैलेंस डाइट देंगे। ऑर्थोपेडिक केयर दे सकते हैं, जैसे स्प्रिंट हो गया। फैमिली काउंसलिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट चीज आती है हेड इंजरी। हेड इंजरी पढ़ रखा है आपने एमएसएन में भी, वापस से देख लेते हैं। हेड इंजरी क्या होती है? जब सिर में क्या होता है, चोट लग जाए, वही हेड इंजरी है। हेड इंजरी इज एन एनी ट्रोमा ऑफ द स्कल, स्काल्प, स्कल और ब्रेन दैट मे रिजल्ट टेम्पररी और परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डिस्फंक्शन। कोई भी ट्रॉमा हो जाए, इससे स्काल्प में, स्कल में और ब्रेन में क्या हो जाए, इंजरी हो जाए, ट्रॉमा हो जाए, जिससे कि टेम्पररी या परमानेंटली न्यूरोलॉजिकल डिस्फंक्शन हो सकता है। अब ऐसा क्यों देखने को मिलेगा? इटियोलॉजी देखें, जैसे कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया तो सिर में चोट लग गई, ठीक है। फॉल फ्रॉम हाइट, ऊंचाई से नीचे गिर गया, जो बच्चा है कॉमनली बच्चों में यही होता है। स्पोर्ट्स इंजरी, खेलते टाइम पे इंजरी हो जाए सिर में बॉल की लग गई, ठीक है। फिजिकल एब्यूज, जैसे कि सेकंड बेबी सिंड्रोम, ठीक है, ये हो सकती है। फिजिकल एब्यूज मतलब कि मार दिया किसी ने, सिर पर चोट। तो सिम्टम्स देखने को मिला, हेडेक, डिजीनेस, ब्रीफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, नोजिया एंड वॉमिटिंग कॉमनली है ही सभी डिजीज में। कॉन्शियसनेस है वो लॉस हो सकता है, साथ ही साथ अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, रिपीटेड वॉमिटिंग, सीजर्स, अनइक्वल प्यूपिल एंड सीएसएफ लीकेज फ्रॉम नोज एंड ईयर। अब देखो, ये है ऊपर वाले, ये तो क्या हो गए माइनर, माइनर सिम्टम्स हो गए, और ये हो गए मेजर सिम्टम्स, ठीक है। ये हो गए माइनर सिम्टम्स, ये हो गए मेजर सिम्टम्स। माइनर केसेस में ये देखने को मिलेंगे और मेजर केसेस में ये देखने को मिलेगा। अनइक्वल पीपल्स, जो पीपल्स होते हैं आंखों में, वो अनइक्वल हो जाएंगे, ठीक है। डायग्नोसिस के लिए अपन कराएंगे ग्लासगो कोमा स्केल, ठीक है, ये आपको पढ़ाया था एमएसएन में। सीटी स्कैन कराएंगे हेड की, एमआरआई कराएंगे अगर जरूरी हो तो, और एक्सरे तो करवाएंगे ही करवाएंगे स्कल का। मेडिकल मैनेजमेंट के लिए इसमें देखने को मिलेगा मैनिटोल देंगे, क्यों? क्योंकि आईसीपी इंक्रीज, तो उसको कम करने के लिए मैनिटोल देंगे, जो कि एक डायबिटिक्स की तरह काम करती है। एंटी कन्वल्सेंट देंगे, एनाल्जेसिक्स देंगे, पेन के लिए सेडेटिव्स देंगे। एंटीबायोटिक, अगर इफ ओपन सर्जरी, अगर ओपन सर्जरी है तो एंटीबायोटिक दे सकते हैं, बाकी तो एज प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर्स। नर्सिंग मैनेजमेंट के लिए हम देंगे उसको, क्या करवाएं नर्सिंग मैनेजमेंट, फ्रिक्वेंट न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, बार बार उसका न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करो। अब क्या क्या आता है इसमें, जो हमने पढ़ रखा है पहले से एमएसएन में। मॉनिटर वाइटल साइन मॉनिटर करो फ्रिक्वेंटली। मेंटेन हेड एलिवेट, वही 30 डिग्री पर हेड को एलिवेट करना है। अवॉइड नेक फ्लेक्शन, नेक को फ्लेक्स करने से बचाना है, नहीं करना है, अवॉइड करना है। मॉनिटर फ्लूइड बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस, आईवी फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन करा सकते हैं इसके लिए। प्रिवेंट प्रेशर सोर्स या फिर प्रेशर अल्सर बोलते हैं जिससे। फैमिली एजुकेशन एंड इमोशनल सपोर्ट, ठीक है, ये हम नर्सिंग मैनेजमेंट करा सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये भी कंप्लीट होता है आपका पोर्शन। इसका फर्स्ट पोर्शन हमने पहले देख लिया है, सेकंड अब देख लिया है, तो दोनों कंप्लीट होता है। इसकी प्लेलिस्ट में जाके आपको पूरी क्लासेस देखने को मिलेगी, ठीक है। तो और बताइए आपको क्या चाहिए? वैसे यूनिट तो कंप्लीट करवाएंगे आपको, 2 यूनिट और बच रही है आपके पास पीडियाट्रिक की, फिर कंप्लीट पीडियाट्रिक हो जाएगी। नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल ही जाते हैं, ठीक है। कमेंट जरूर करें, कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, कहाँ पे नहीं आया वो बताएं, और जो आपको हेड सर्कमफ्रेंस वगैरह की कमेंट करने के लिए बताया था वो जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं वीडियो में लेक्चर के साथ। राधे राधे।